Hello students. So CBSE 10th standard students, I am going to explain you the third part of the lesson nationalism in India. मैंने आपको बोला था 3 पार्ट्स में. सेकेंड पार्ट में हमने देखा महात्मा गांधी लंदन से लौट आए हैं. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कुछ रिजल्ट नहीं निकला और उसके आने के बाद महात्मा गांधी ने क्या करा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च करा. पर इस समय पीपल डिड नॉट शो एंथुजियाज्म. इस समय लोगों ने ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया. ठीक है. और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे बड़े बड़े, जैसे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, जी.डी. बिरला, ये सब बड़े जितने इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था लॉन्च, तब उस वक़्त बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें लिया था और वो भी उन्होंने भी अटैक किया था कॉलोनियल गवर्नमेंट को, क्योंकि उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को होल्ड करके रखा हुआ था. तब उस समय में उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको सपोर्ट किया था इस मूवमेंट को. लेकिन बाद में जब ये रीलॉन्च किया महात्मा गांधी ने लंदन से वापस आने के बाद, तो उन्होंने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो भी फेल हो गई थी. ठीक है. इवन वर्किंग क्लास जो था, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, इवन दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट. इसमें नहीं किया. लार्ज नंबर में नहीं आए, थोड़े बहुत आए होंगे, लेकिन क्या खास बात रही, विमेन पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट ऑन लार्ज स्केल. और वो मार्च जितने निकले उनमें आई, और वो नमक बनाने का जो दांडी मार्च था उसमें भी वो आई, और उन्होंने फॉरेन क्लोथ जो विदेशी कपड़े थे उनकी भी होली जलाई थी. मतलब उनको भी आग के हवाले करा था. लीकर शॉप्स के भी अगेंस्ट वो सारे मार्चेस में निकली. कौन? फीमेल, सारी वीमेन आ गई थी. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आई, जो अनटचेबल्स थे, जो जिनको उस वक़्त जो है बहुत रिच क्लास उनको कुछ काम में कहता था कि आप कास्ट वाइज छोटे हैं, आप हमें न छुओ, ऐसा, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन इस बारे में होता था. तो इस बार क्या हुआ, अनटचेबल्स थे, उन्होंने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया मूवमेंट में, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये कांग्रेस जो है, ये लीडर्स हमको बहुत इग्नोर कर रहे हैं और बहुत लंबे समय से इग्नोर कर रहे हैं. और जबकि एक कंजर्वेटिव हाई क्लास जो है हिंदूज का, ये हमारे साथ आज भी डिस्क्रिमिनेशन करता है. ठीक है. तो महात्मा गांधी ने सोचा कि अब अपने देश से हम ये अनटचेबिलिटी को, ये शूद्रा और ये सब, इन सबको हम उखाड़ के फेंक देंगे. ठीक है. तो बहुत सारे दलित लीडर्स जो थे, उन्होंने क्या डिमांड, तो महात्मा गांधी जी ने उनको कॉल किया, तो उन दलित लीडर्स ने क्या कहा, हमें भी रिजर्व सीट चाहिए. किसमें? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में चाहिए. हमको भी एक अलग इलेक्टोरेट चाहिए. हमारे दलित मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में, आप देखते हैं ना, राज्यसभा, लोकसभा, इन सब में, तो वो बोल रहे थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में हमारे दलित मेंबर को भी जो है चूज होके जाना है. तो ये सब चीजें जब उन्होंने देखा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी अपना रिप्रेजेंटेशन चाह रहे हैं, एजुकेशनल सीट इंस्टीट्यूशंस में भी उनको रिजर्व सीट चाहिए, तो ये सब देख के जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने क्या करा, दलित्स को ऑर्गेनाइज किया और उनको कौन सी एसोसिएशन में डाल दिया, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में डाल दिया. 1930 में उनकी एक एसोसिएशन बना दी और कहा कि मैं आपकी डिमांड्स को मैं सपोर्ट करता हूँ. हाँ, आप लोग भी बहुत पिछड़ गए हैं, अब आपका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. पर महात्मा गांधी ने इसको अपोज किया. उन्होंने क्या, सबको अलग से इलेक्टोरेट चाहिए. हाँ, तो महात्मा गांधी ने कहा, अगर सब अपना इलेक्टोरेट बनाएंगे धर्म के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, तो फिर देश यूनाइट कब हो पाएगा. हम तो पहले ही इतने टुकड़े कर दे रहे हैं, तो हमारा इंटीग्रेशन सोसाइटी का कब होगा. सबको अलग अलग ये चाहिए, रिजर्व सीट्स चाहिए, तो नहीं हो पाएगा ऐसे इंटीग्रेशन सोसाइटी का. तो महात्मा गांधी ने कहा, नहीं, मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करूंगा, इंटीग्रेशन जरूरी है और मैं अब जो है अब फास्टिंग पे हूं अनटू डेथ. जब तक मेरी डेथ नहीं हो जाती, अब मैं जो है कहते हैं ना, अब खाना वाना मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं पूरा उपवास पे हो जाऊंगा. तो ये देखकर अम्बेडकर जो है उनकी बात, उनके पॉइंट को समझ गए कि वो इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं. तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932
में। तो उस पूना पैक्ट ऑफ सितंबर में क्या हुआ, जो डिप्रेस क्लास थे उनको बाद में क्या कहा गया, शेड्यूल कास्ट, ठीक है, उनको नाम दिया गया। तो डिप्रेस क्लास को उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट के लिए हम कुछ सीट्स रिजर्व कर देते हैं प्रोविंसेस में और लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो कुछ सीट्स उनके लिए रिजर्व कर दी गई। ये पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932 में हुआ। अब ऐसा ही मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, वहां पे भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो लोग भी, अब जो मुस्लिम्स भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि आपने देखा कि खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट साथ साथ एक अम्ब्रेला के नीचे आए, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, अब ये वाला पहले भी हम साथ आके काम कर चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम सेपरेट रहेंगे कांग्रेस से। पर उसके बाद क्या हुआ, मिड 1920s में क्या हुआ, कांग्रेस ने जो है हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप जैसे हिंदू महासभा, ये सब को ओपनली स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा चलो अब मुस्लिम साथ नहीं आ रहे, कम से कम हिंदूस को तो साथ ले लें। तो उन्होंने क्या करा, हिंदू रिलीजियस ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए और उसका नाम रखा हिंदू महासभा। तो ये इससे क्या हुआ, अलग से हिंदू ग्रुप्स अलग से बनने लग गए, तो इससे मुस्लिम्स जो है उनके जो रिलेशन और खराब होने लगे। फिर क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना का तो आपने नाम सुना होगा, वो लीडर थे मुस्लिम लीग के। उन्होंने कहा ठीक है, हम मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मांग रहे, हमको भी इंटीग्रेशन चाहिए देश का, ठीक है, पर उन्होंने कहा मुस्लिम्स के लिए कुछ गारंटीड सीट्स, रिजर्व सीट हमको सेंट्रल असेंबली में दे दें, हमारा रिप्रेजेंटेशन भी असेंबली में होना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने ऐसा क्यों सोचा, उन्होंने कहा कि सारे अगर हमने अपनी सीट्स नहीं मांगी तो क्या होगा, फिर हिंदूज का डोमिनेशन हो जाएगा और हम माइनॉरिटी में हो जाएंगे। तो इसके लिए रिजर्व सीट उन्होंने उसकी मांग कर ली। लेकिन क्या हुआ, बाद में जो है सारे होप्स उनके ऐसे ही रह गए। क्यों, क्योंकि जो मिस्टर MR जयाकर थे, हिंदू महासभा के जो हेड थे, उन्होंने इस कॉम्प्रोमाइज को नहीं माना। उन्होंने कहा हम इस कॉम्प्रोमाइज को नहीं मानेंगे, ठीक है, उन्होंने जो भी कमिटमेंट किया हम नहीं मानेंगे। और उन्होंने सारे मुस्लिम लीडर और इंटेलेक्चुअल्स जो उनके पढ़े लिखे लोग थे, उनको कंसर्न हुआ कि हम माइनॉरिटी हो जाएंगे इंडिया में, ठीक है, और उन्हें लगा कि उनकी आइडेंटिटी और उनका कल्चर जो है कहीं खो ना जाए, क्योंकि हिंदू अगर लोग ऐसे देश में जहाँ मेजॉरिटी में है तो हमें डोमिनेट ना करने लगे, हमारा अपना कल्चर तो रहेगा ही नहीं। तो ऐसा बात सोच के उनको ऐसा डर मन में आ गया। अब बेटा नेशनलिज्म होता क्या है, नेशनलिज्म है क्या, नेशनलिज्म मीन्स लव फॉर वंस कंट्री, अपने देश के साथ प्यार करना, है ना, अपने देश के साथ वफादार रहना, है ना। तो ये सब क्या है, नेशनलिज्म की भावना। ऐसा नहीं कि कोई भी आए हमारे देश पे हमला करके हमारे राइट्स ले ले तो हमको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि हम सभी लोग अपने अपने कंट्री में कैसे रहते हैं, फ्रीडम के साथ रहते हैं और सारे राइट्स हमको मिले हुए हैं, चाहे एजुकेशन के हों, चाहे और भी बहुत सारे राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिले हैं, साथ साथ हमारी ड्यूटीज भी हैं बहुत सारी, तो हम अपने देश में खुल के रहते हैं। तो इसीलिए अब नेशनलिज्म स्प्रेड हो गया। जब पूरे देश के लोग फिर एक होने लगे, उन लोगों ने देखा कि हाँ, अगर हम एक होके एक नेशन की तरह लड़ेंगे तब हम अपना स्वराज हमें प्राप्त हो सकता है। तो सबने क्या करा, सारे देश के लोगों ने सब भूल गए अपनी जाति, भाषा, धर्म, सब मिलके सबने क्या सोचा कि हम सब एक ही देश का पार्ट हैं, हम सब एक देश का ही हिस्सा हैं, और अगर हम यूनिटी से चलेंगे तो हम इंडिपेंडेंस पा लेंगे। तो जब उनमें एक कलेक्टिव बिलोंगिंग आई तो उसके बाद सारे यूनाइटेड स्ट्रगल्स फिर सफल होने लगे। जब उनमें लगा कि हम देश के एक हिस्से हैं और हम सबको मिलकर स्ट्रगल करना चाहिए, तो तब हमारे में एक जब यूनिटी की बात आई तब हमने वो स्ट्रगल्स में अपनी जीत पाना शुरू कर दिया। उसी समय में हमारे कल्चर ने भी बहुत बड़ा रोल किया, क्योंकि हमने अपनी हिस्ट्री खोल के देखी। क्या देखा हमने कि हम मैथमेटिक्स में कितने अच्छे थे, हम आर्ट्स में कितने अच्छे थे, हमारा आर्किटेक्चर कितना अच्छा था, और जो है
हमारी जो लैंग्वेज संस्कृत वगैरह में हमारे जो थे सब पुराण वगैरह थे, तो हमने अपना हिस्ट्री में जाके अपना सारा कल्चर को हमने देखा, तो हमने आइडेंटिफाई किया कि इंडिया कभी कितना आगे था, हम कितना आगे थे, और ये कॉलोनियल रूल आने के बाद जो है हम जो है पीछे होते चले जा रहे हैं, और फिर अंग्रेज इसीलिए आ गए। तो हमें कल्चर ने बहुत कुछ हमें सिखाया, यानी कल्चर ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया फॉर अवेकनिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन पीपल। तो लोगों में ये भावना को जगाने के लिए हमारे कल्चर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। हमने री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री किया और देखा कि हमारे पास हमारे अचीवमेंट्स कितने अच्छे थे एंशिएंट टाइम्स में। आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर, लॉ, फिलॉसफी, क्राफ्ट्स, इन सब चीज़ों में हम फ्लरिश थे। तो और हम कितना आगे थे, और जब ये कॉलोनियल रूल आने के बाद तो हमारा बिल्कुल हम डिग्रेडेशन होता चला जा रहा है। तो हमारे कल्चर ने भी, हमने आपको बोला, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया। और उसमें हमने क्या क्या पाया, हमने अपने कल्चर से, हमने उस वक़्त कुछ राइटर्स आ गए थे, कुछ पोएट्स आ गए थे, और उन्होंने अपने देश को भी ग्लोरीफाई करना शुरू करा। हमने सबसे पहले एक फिगर को एक्नॉलेज किया, वो थी भारत माता। तो हमने एक फिगर बनाई उन लोगों ने और कहा कि सिंबल है ये भारत माता, ठीक है। और उन भारत माता की इमेज भी बनाई गई, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उन्होंने लिखा वंदे मातरम। तो ये हिम थी, एक गाना था, और जो अभी आजकल हम लोग सब भी उसको गाते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है बैलेड्स, कुछ पोएम्स लिखना शुरू करी, नर्सरी राइम्स लिखी, तो ताकि सबको अवेकन कर सके, देश को हम एक साथ ला सके। और उसके बाद फिर हमने एक ट्राई कलर फ्लैग, तो महात्मा गांधी जी ने पहले ही वो करा था, तो उस वक्त मूवमेंट के समय में, तो उस फ्लैग को भी हमने अपने सामने में रखा, उन्होंने डिज़ाइन करके रखा था। तो इन सब चीज़ों ने तो क्या करा, पूरे देश को यूनाइट करने का बहुत बड़ा काम करा। तो इसमें हमारे लीडर्स का भी रोल था, हमारे राइटर्स का रोल था, और जो हमारे पोएट्स थे उनका रोल था, और जो भी चीज़ें हैं कल्चर रिलेटेड वो सब चीज़ें डेवलप की गई। इससे सारा देश जो है एक साथ, सब में अवेकनिंग आ गई। और इन सब चीज़ों से उसके बाद हमने मिल के लड़ाई करी और अपनी फ्रीडम को पाया हमने इस तरीके से। तो इसका मतलब हमने क्या करा, री इंटरप्रेट करा था अपनी हिस्ट्री को, उसको हम कहते हैं री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। क्योंकि ब्रिटिशर्स हमको कैसे देखते थे, बैकवर्ड की तरह देखते थे, वो सोचते थे कि इंडियंस सब ऐसे ही हैं, इनके कोई अचीवमेंट नहीं है। पर धीरे धीरे जब हमने ये सब चीज़ें करी, उनको रियलाइज़ कराया, अपनी हिस्ट्री दिखाई, अपना पास्ट उनको, हमारा ग्लोरियस टाइम याद कराया, तो उसके बाद से कॉलोनियल रूल इसका डिक्लाइन हो गया, ठीक है, और हमारे देश को आज़ादी मिल गई। बेटा नेक्स्ट इसमें मैं आपसे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूँगी। बट चिल्ड्रन, यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल। आपने एक तो पढ़ाई भी नहीं करना शुरू किया है फर्स्ट टर्म के लिए, और आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है। और आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल को, तब तक लाइव हम आपके साथ नहीं आ पाएंगे, क्योंकि लाइव आने के लिए मेरे को कम से कम 50 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, ठीक है। अभी मैं तब तक लाइव नहीं आ पाऊंगी, और आपकी जो क्वेरीज होंगी वो भी सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो ऐसा करिए, यू प्लीज़ शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स, और उनको भी पढ़ने दीजिए, और उनको भी बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें। तो एग्ज़ाम टाइम में, अभी फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम आपका आने ही वाला है, तो मैं आपकी उसमें भी हेल्प कर सकती हूँ। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।